जय हिंद साथियों, मैं सत्ता। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ हिस्ट्री, अर्थात इतिहास का क्षेत्र। इतिहास का क्षेत्र क्या है? यह क्लास हमारी इतिहास दर्शन की क्लास है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह क्लास एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। जो इतिहास है वो कहाँ तक फैला हुआ है, इतिहास में क्या क्या चीजें समाहित हैं, तो आज की क्लास में हम इसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के अंदर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, औद्योगिक, ये सारी चीजें जो है इतिहास के अंदर समाहित है, जिसमें हम विश्व के इतिहास की भी बातें करते हैं। और जो इतिहास का जो सिलेबस है अन्य सब्जेक्ट के मुकाबले ज्यादा है। जब पॉलिटिकल साइंस की भी हम बात करते हैं, अगर भारत के संविधान को छोड़ दिया जाए तो पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा भी अधिकांश ये इतिहास का ही हिस्सा है। जब हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की बात करते हैं, जिसे राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाता है, लेकिन ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक भी जो टॉपिक हैं, ये भी हमारे एक इतिहास के ही टॉपिक है। जी हाँ, तो इतिहास का जो क्षेत्र है एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, ये बहुत ज्यादा फैला हुआ क्षेत्र। जी हाँ, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके पीछे क्या तर्क है और इतिहास से हम सीखते हैं। इतिहास से हम सीखते हैं अर्थात जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे महान लोगों ने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों को आने वाली पीढ़ियां ना दोहराएं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते। जैसे एग्जाम्पल 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी और 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या की जाती है। तो इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा, लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास से सीखना चाहिए। जी हाँ, इतिहास से सीखना चाहिए। जो गलतियां की हैं उन गलतियों को ना दोहराया जाए। तो आज हम स्कोप ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के क्षेत्र, इसी को हम पढ़ेंगे और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इतिहास दर्शन रटने का बिल्कुल नहीं होता, बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है इतिहास दर्शन, बस ये समझने का होता है। इतिहास दर्शन अर्थात इतिहास का दर्शन हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, अर्थात हम इतिहास जो है उसकी हम फिलोसफी सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, उसके दर्शनों को ही पढ़ रहे हैं हम। जी हाँ, और हमारे लिए वो बड़ा जरूरी है। जो हमारे यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में काफी जगह पीजीटी के सिलेबस में भी ये टॉपिक दे रखे हैं। जी हाँ, तो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी, जब हम बात करते हैं जेबी ब्यूरी की, जब हम बात करते हैं जेबी ब्यूरी, ये बड़ा महत्वपूर्ण थॉट है जेबी ब्यूरी का। जेबी ब्यूरी ने लंदन में 1903 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के समारोह में भाग लिया। 1903 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के समारोह में भाग लिया। उस समय जेबी ब्यूरी ने कहा था, इतिहास विज्ञान है, कम ना अधिक। भाई जो इतिहास है वो तो विज्ञान है, कम ना अधिक। और ये थॉट काफी बार ये आपसे ऊपर से ही पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, मध्यकाल की बात करते हैं हम। सेंट ऑगस्टन ने कहा था, संपूर्ण विश्व ईश्वर का है, या संपूर्ण संसार ईश्वर का है। सिटी ऑफ गॉड, शहर किसके हैं? ईश्वर के। ये सेंट ऑगस्टन ने ये परिभाषा दी थी। जी हाँ, तो इन परिभाषाओं के बारे में किसने क्या थॉट दिया है, क्यों दिया है, तो उनके बारे में भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और अगली बात यह है, आपसे परीक्षाओं में यही चीजें पूछी जाती हैं, भाई किसने क्या थॉट दिया है। सबसे ज्यादा 90% आपसे यही पूछा जाता है, ये विचार किसका है, ये मत किसका है, ये कथन किसका है, किसने दिया है। सबसे ज्यादा यही आपसे पूछा जाता है। कुछ आपसे फिर बुक्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। जी हाँ, तो ये इतिहास दर्शन जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो हम बात करते हैं जेबी ब्यूरी की, बात करते हैं इतिहास दर्शन की, इतिहास के क्षेत्रों की बात करते हैं, क्या क्या इसके अंदर समाहित है।
सबसे पहले हम इतिहास का इतिहास का इतिहास का क्षेत्र, अर्थात जो इतिहास है इसका क्षेत्र क्या है। जेबी ब्यूरी ने 1903 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सम्मेलन या समारोह में भाग लिया। उस समय कहा इतिहास विज्ञान है कम ना अधिक। ये थॉट आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इतिहास विज्ञान है कम ना अधिक, ये थॉट आपसे परीक्षाओं में सबसे ज्यादा ये थॉट पूछा जाता है। और ये किसका है? जेबी ब्यूरी का थॉट है। सबसे ज्यादा आपसे परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। ये किसने कहा? ये जेबी ब्यूरी ने कहा है इतिहास विज्ञान है कम ना। क्यों कहा है? जिस तरीके से विज्ञान होती है, जो क्रमबद्ध तरीके से विज्ञान चलती है, उसी तरीके से जो इतिहास होता है वो भी एक क्रमबद्ध तरीके से चलता है। तो इस तरह जो इतिहास से इसे विज्ञान की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, तो इतिहास विज्ञान है कम ना। ये जेबी ब्यूरी ने ये बात की। जब हम शासकों को पढ़ते हैं, घटनाओं को पढ़ते हैं, तो हम उन्हें क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। और साइंस की भी यही शर्त होती है। कोई भी चीजें होती है, आविष्कार होता है, वो क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो वही शर्त को यहां पर काफी हद तक इतिहास भी पूरा करता है। इसीलिए जेबी ब्यूरी ने कहा है इतिहास विज्ञान है कम ना अधिक। इसके बाद सेंट ऑगस्टस, इसने क्या कहा है? इसने कहा है संपूर्ण विश्व ईश्वर का है। अर्थात जो संपूर्ण विश्व है वो ईश्वर का। सिटी ऑफ गॉड सेंट ऑगस्टस। और ये काफी बार ये थॉट पूछा जाता है सेंट ऑगस्टस का। ये काफी बार थॉट पूछा जाता है। किसने कहा है? सेंट ऑगस्टस। संपूर्ण विश्व ईश्वर का है। तो ये जो कहा है इतिहास से संबंधित, ये थोड़ी हमारे पास ये आधार है, ये हमारे पास इसकी जो परिभाषाएं जो थोड़ी दी हैं इतिहास की, वो है। इसके बाद अब हमें ये जानना है कि जो इतिहास का जो क्षेत्र है वो कहां कहां तक फैला हुआ है और क्यों फैला हुआ है। रटने का नहीं, समझने का है। कहां कहां तक फैला हुआ है और क्यों फैला हुआ है। जी हाँ, रटने का नहीं है, क्या है, समझने का है भैया। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब इतिहास के क्षेत्र की बात की जाती है। सबसे पहले आता है पहला पॉइंट आता है राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास जी हाँ, क्या है? राजनीतिक इतिहास। अब ये थॉट किसने दिया है? एल राउज ने ये थॉट दिया है। राजनीतिक इतिहास, ये थॉट किसने दिया है? एल राउज ने ये थॉट दिया है। क्या है? राजनीतिक इतिहास।
एल राउत जी कहते हैं जो इतिहास है ये राजनीतिक है, इसमें राजनीति राजाओं का इतिहास है। किसका? राजाओं का इतिहास है। और ये बात भी सच है, वर्तमान में ही इतिहास में आर्थिक और धार्मिक संस्कृति पर बल दिया जा रहा है। जब पुराना इतिहास की बात करते हैं, पुराने ग्रंथों की बात करते हैं, पुरानी परीक्षाओं की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो हमें चीजें मिलती है वो यही मिलती है कि जो इतिहास है वो तो राजाओं का इतिहास है। और ये बात सच भी है, इतिहास के अंदर राजाओं के युद्धों की घटनाएं हैं, राजाओं के आक्रमणों की घटनाएं हैं और राजाओं के कार्यों की घटनाएं हैं। जी हाँ, तो इन घटनाओं से ही ये इतिहास भरा हुआ है। पुराने पेपरों को जब हम देखते हैं तो सर्वाधिक आपसे यही पूछा जाता था, भाई किस शासक ने कहां पर आक्रमण किया, कौन सा युद्ध किसके मध्य हुआ, तो सबसे ज्यादा आपसे यही पूछा जाता था। तो इसीलिए एल राउज ने इसे राजनीतिक इतिहास कहा है। हम बात करते हैं बिंबिसार की बात करते हैं, अजात शत्रु की बात करते हैं, उसके बाद महापद्मनंद की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक की बात करते हैं, और हम शिशुनाग की बात करते हैं, पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं, और हम कुषाण शासकों की बातें करते हैं, गुप्त शासकों की बात करते हैं, हर्षवर्धन की बातें करते हैं। जी हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम है, महमूद गजनवी है, गोरी है, गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, मराठा है, मुगल है। ये सारा इतिहास राजाओं का ही इतिहास है। और एक बात ये तो सच है, इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा राजनीतिक आपको घटनाएं मिलेंगी। अलाउद्दीन की घटनाएं मिलेंगी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, अशोक महान के बारे में मिलेगा। तो इनकी घटनाएं हैं, तो इसे राजनीतिक इतिहास कहा गया। बस इतना सा है साहब, बड़ा सिंपल है, पेज भरने से कोई फायदा नहीं, बस इतना सा है, बड़ा सिंपल है भाई। तो राजनीतिक इतिहास का एल राउज ने कहा, और ये बात सच भी है। इसमें राजाओं का इतिहास है। किसका इतिहास है? इसमें जो इतिहास मिलता है हमें, राजाओं का इतिहास मिलता है। राजाओं का इतिहास हमें देखने के लिए मिलता है, राजाओं का इतिहास मिलता है, राजाओं की घटनाएं हैं, राजाओं की सफलताओं के बारे में है, राजाओं के आक्रमणों के बारे में, आक्रमणों के बारे में है। जी हाँ, राजाओं के आक्रमण के बारे में है, जी आक्रमण के बारे में है, और युद्धों के बारे में है, सफलताओं के बारे में है। जी हाँ, राजाओं की सफलता के बारे में, सफलता के बारे में है। तो ये सारा जो है एक क्या है, एक राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास। तो राजनीतिक इतिहास के बिना इतिहास अधूरा है, ये बात भी सच है। अगर इतिहास के अंदर राजाओं का उल्लेख ना किया जाए तो पूरा इतिहास अधूरा है। और इस राजनीतिक इतिहास ही इतिहास को इतिहास बनाती है। जी हाँ, अथर्ववेद में पता चलता है प्रत्येक शासक को, अर्थात अथर्ववेद में पता चलता है, जी हाँ, युद्धों के बारे में अथर्ववेद से भी जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है? अथर्ववेद से पता चलता है सर्वप्रथम युद्ध मस्तिष्क में लड़ा जाता है, मस्तिष्क में प्लानिंग बनानी पड़ती है, फिर ये जमीन पर लड़ा जाता है। अगर आपको किसी से झगड़ा करना है, किसी से कुछ बात कहनी है, तो सबसे पहले आप अपने माइंड में मनन करेंगे, दिमाग में मनन करेंगे, उसके बाद आप उसे जमीनी स्तर पर लेकर आए। ये बात सच है। उसके बाद आप उसे जमीनी स्तर पर लेकर आए, तो ये बात सच है। तो संपूर्ण इतिहास जो है एक राजनीतिक इतिहास का दर्जा है, और ये बात सच है, राजनीति का सबसे ज्यादा उल्लेख है इतिहास, और राजनीति के बिना इतिहास अधूरा है। मुगलों का इतिहास बाबर के बिना, हुमायूं के बिना, अकबर के बिना, जहांगीर के बिना, शाहजहां के बिना, औरंगजेब के बिना अधूरा। इन नामों को हटा दो फिर कोई इतिहास ही नहीं है। सब मेन नाम तो यही है। इनकी राजनीतिक घटनाओं को हटा दो फिर कोई इतिहास ही नहीं बचता, फिर नाम मात्र का इतिहास बचता है। जी हाँ, चित्रकला का बचता है, संगीत का बचता है, साहित्य का बचता है। जी हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था मेन शासक। तो इसलिए
जो राजनीतिक जो इतिहास है, इसे राजनीतिक इतिहास का दर्जा दिया है इतिहास को। किसने? A.L. राउज ने। इसके बाद है, इसके बाद नंबर दूसरा है आर्थिक इतिहास। एक है आर्थिक इतिहास है, आर्थिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, आर्थिक इतिहास। और जब हम आर्थिक इतिहास की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इसी इतिहास पर वर्तमान में बल दिया जा रहा है, आर्थिक इतिहास पर। भारत में भी मार्क्सवादी जिसे बोलते हैं, वो इसी आर्थिक इतिहास के। कौन समर्थन करते हैं? इसका समर्थन करते हैं कांग्रेस से समर्थन करते हैं, कॉम्टे इसका समर्थन करते हैं, काम्टे इसका समर्थन करते हैं। कौन करते हैं? काम्टे इसके समर्थन करते हैं, बार्कले इसका समर्थन करते हैं, बार्कले इसका समर्थन करते हैं, और इसका समर्थन करते हैं मार्क्स, समर्थन करते हैं मार्क्स, कार्ल मार्क्स समर्थन। तो हम बात करते हैं जो इतिहास है, इसे जो कहा गया है वो आर्थिक इतिहास कहा गया है। भारत में हम बात करते हैं, डी कोशाम्बी इसी श्रेणी से आते हैं, डी कोशाम्बी आते हैं जो भारत में मार्क्सवादी के जनक माने जाते हैं। आर एस शर्मा आते हैं, आर एस शर्मा आते हैं, रोमिला थापर आती है, रोमिला थापर है, सतीश चंद्र है, सतीश चंद्र है, इरफान हबीब है, इरफान हबीब है। ये सारे इतिहास को जो मानते हैं वह आर्थिक इतिहास मानते हैं। इनका मानना यह है इतिहास में कोई भी घटना घटती है, बिना आर्थिक कारण के कभी कोई घटना नहीं घटती। कोई भी आक्रमणकारी भारत में आया है, उसके पीछे आर्थिक कारण, अगर उसे लाभ नहीं मिलेगा तो कोई भी नहीं आएगा। अंग्रेजों की बात करते हैं, ब्रिटेन छोड़ के भारत आते हैं तो आर्थिक कारण है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, आक्रमणों की जब बात की जाती है तो धन प्राप्त करना आर्थिक कारण है। तो बिना अर्थ के कभी युद्ध नहीं होते, हर युद्ध के पीछे आर्थिक कारण जुड़ा हुआ होता है। जी, और दूसरा यह है, अगर किसी वंश का पतन हुआ है तो उस समय भी एक आर्थिक कारण ज्यादा है। मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, सामंतवादी मनसबदारी व्यवस्था और जो आर्थिक स्थिति थी मुगल शासकों की, वो खराब हो गई, इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है सतीश चंद्र के अनुसार। तो कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य मेरा यह है, हर चीज के पीछे एक आर्थिक कारण ढूंढ लेते हैं मार्क्सवादी। तो एक आर्थिक इतिहास, अब एक मार्क्सवादी इतिहासकारों का एक अलग ही इतिहास इनका तैयार हो चुका है। और ये सबसे ज्यादा जो बल देते हैं, ये आर्थिक सिद्धांतों पर, आर्थिक कारणों पर सबसे ज्यादा बल देते हैं, और हर घटना के पीछे जो कारण ढूंढते हैं वो आर्थिक कारण ये ढूंढ ही लेते हैं हर घटना के पीछे। तो ये मार्क्सवादी आर्थिक इतिहास, इसमें हर घटना के पीछे एक आर्थिक कारण जुड़ा हुआ होता है। तो ये आर्थिक इतिहास अर्थात हर चीज को एक इतिहास में आर्थिक की तरफ लेकर जाते हैं। इसके बाद अगला है सामाजिक इतिहास। नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो है सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास, सोशल हिस्ट्री, सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास, जब सामाजिक इतिहास की बात करते हैं तो इसका समर्थन जो करते हैं
कॉम्टे टोयन भी इसका समर्थन करते हैं। जो इतिहास होता है वह सामाजिक इतिहास होता है, वो सोशल हिस्ट्री होती है, सामाजिक इतिहास होता है। अब सामाजिक इतिहास की हम बात करते हैं, इसमें क्या आता है? समाज में रहने वाले लोगों का इतिहास होता है। अगर ये समाज ही ना होगा तो इतिहास कहां से होगा? अगर ये समाज ही ना होगा तो इतिहास कहां से होगा? इसलिए ये इतिहास को एक सामाजिक इतिहास की संज्ञा देते हैं। राजा होते हैं, महाकवि लेखक होते हैं, सैनिक होते हैं, वो एक समाज का ही तो हिस्सा है। अगर समाज ही ना होगा तो इतिहास कहां से होगा? कितना अच्छा पॉइंट है साहब। अब आपसे परीक्षाओं में प्रश्न भी कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। इतिहास को सामाजिक इतिहास किसने कहा है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। कॉम्टे और टोयनबी ने कहा है। इस तरीके के परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है जी हाँ। सामाजिक इतिहास हम बात करते हैं, समाज में रहने वाले लोगों का इतिहास, लोगों का इतिहास। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सामाजिक इतिहास। जो समाज में जो लोग रहते हैं भाई, ये तो उन्हीं का इतिहास है। अगला है सांस्कृतिक इतिहास। अगला है सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास, संस्कृति, कल्चर। ये कल्चर जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। कल्चर का भी बड़ा इतिहास होता है। सांस्कृतिक इतिहास, संस्कृति का इतिहास। इसमें क्या क्या आता है? संस्कृति में परंपरा, रीति रिवाज आते हैं। रीति रिवाज, परंपरा, रीति रिवाज, ये संस्कृति इतिहास। हर शासक की, हर क्षेत्र के, हर जाति की अपनी संस्कृति होती है। उस संस्कृति का भी एक इतिहास होता है। जी, राजस्थान के राजपूतों की बात करें तो संस्कृति अलग है। जब हम बिहार की बात करते हैं, दूसरे उत्तराखंड की बात करते हैं, दूसरे क्षेत्रों की बात करते हैं, तो वहां का कल्चर, संस्कृति अलग है। जी हाँ, तो संस्कृति का इतिहास होता है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहां की संस्कृति अलग है, वहां का पहनावा भी अलग है क्योंकि वहां सर्दी पड़ती है। तो ये संस्कृति इतिहास जो होता है ये भी एक इतिहास होता है। जी हाँ, और ये संस्कृति इतिहास वहां के जलवायु के आधार पर भी इतिहास होता है, संस्कृति इतिहास होता है। जी हाँ, जो बर्फीला क्षेत्र है वहां पर पूरे परिधान वाले कपड़े पहने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के कपड़े अलग होते हैं, राजस्थान के कपड़े अलग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सांस्कृतिक इतिहास भी होता है। ये भी एक इतिहास का ही पार्ट है जो संस्कृति इतिहास होता है। ये एक इतिहास का ही भाग है, इतिहास का ही पार्ट है संस्कृति इतिहास। तो इसका भी एक इतिहास होता है। संस्कृति इतिहास। जब मंगोलों की बात करते हैं तो उनका भी एक इतिहास था, उनकी भी एक संस्कृति थी मंगोलों की। और ये संस्कृति जो होती है ये भी शासकों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। वहां के रहन सहन, वहां के रीति रिवाज, वहां की परंपरा। जी हाँ, तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण। जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं, वहां की संस्कृति अलग है, यहाँ की भारत की संस्कृति एक अलग तरीके से, तो वहां की मानसिकता अलग है, यहाँ की मानसिकता अलग है। तो इन दोनों चीजों में हमें अंतर देखने के लिए मिलता है। तो सांस्कृतिक इतिहास, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, ये सारी चीजें सांस्कृतिक इतिहास में आती है। एक होता है धार्मिक इतिहास, होता है धार्मिक इतिहास। धार्मिक इतिहास होता है, धार्मिक इतिहास भी एक इतिहास का ही पार्ट। हम बात करते हैं
जैन धर्म की बात करते हैं, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है जिसे हम सनातन बोलते हैं, और मुस्लिम है, मुस्लिम। तो ये जो इनका भी क्या होता है, इतिहास होता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, किस तरह जैन धर्म का उदय होता है, इसका भी अपना इतिहास है। बौद्ध धर्म का उदय कैसे होता है, इसका भी अपना इतिहास है। और इस्लाम धर्म का उदय कैसे होता है, सनातन धर्म का उदय कैसा होता है, तो इसका भी एक। कहने का मतलब ये है कि हर चीज का एक इतिहास है, हर धर्म का एक इतिहास है। जी हाँ, हर धर्म का इतिहास है। तो ये भी पॉइंट हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है। धार्मिक इतिहास, धर्म का भी इतिहास होता है। जब महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, उनके जन्म के बारे में पता चलता है, माता पिता के बारे में पता चलता है, प्रतीक चिन्हों के बारे में पता चलता है, कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहां प्रथम प्रवचन दिए, कहां पर निर्वाण अर्थात महापरिनिर्वाण और निर्वाण प्राण त्यागे कहां पर, ये सारी चीजें पता चलती। तो ये भी एक इतिहास का पार्ट है। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पता चलता है। जी हाँ, 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाते हैं। मक्का की जनता से जब कहा पैगंबर मोहम्मद साहब ने कि मैं अल्लाह के द्वारा भेजा गया पैगंबर हूं, आप मेरी बातों को माने, मेरी बातों पर आप अमल करें। जी हाँ, आप ईमान लेकर आए, ये मूर्ति पूजा कुछ नहीं। लेकिन मक्का की जनता पैगंबर मोहम्मद साहब को मारने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की तरफ प्रस्थान किया, और ये एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर प्रस्थान करते हैं उसे अरेबिक में हिजरत कहा जाता है। तो उसी समय हिजरी संवत प्रारंभ होता है। तो उसका भी एक अपना इतिहास है। जी हाँ, हिंदू धर्म का अपना इतिहास है, राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में पता चलता है। तो ये धार्मिक इतिहास भी एक बड़ा इतिहास है। जी हाँ, हर धर्म की आपको बड़ी बड़ी ग्रंथ का इतिहास मिल जाएगा, हर का। और फिर उसके आगे बढ़ाने वाले शासकों का इतिहास मिल जाएगा, जो शासक उस धर्म को मानने वाले। तो एक ये धार्मिक इतिहास की भी इसको संज्ञा दी गई। ठीक है, इसके बाद है एक है औपनिवेशिक इतिहास। औपनिवेशिक इतिहास, औपनिवेशिक इतिहास, औपनिवेशिक इतिहास क्या होता है? उपनिवेश, उपनिवेश, जो उपनिवेश थे, जो मुख्यतः यूरोप के देशों के, जो मुख्यतः यूरोप के देशों के जो उपनिवेश थे, तो उनका भी इतिहास है। जी हाँ, किस तरीके से ब्रिटेन ने, फ्रांस ने उन्हें अपने अधिकार में किया, तो उनका भी इतिहास है। और हम बात करते हैं औपनिवेशिक जो इतिहास है, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण हिसाब ये चलता है। और ये जो औपनिवेशिक इतिहास है, जो गुलाम जो देश रहे हैं उनका इतिहास है, और जिन देशों ने उनको गुलाम किया है उनका भी इतिहास है। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम रहा है, उसका भी इतिहास है। और अमेरिका के जो लोग थे, जो मूल निवासी थे, जिन्हें रेड इंडियन कहा गया है, उनका भी इतिहास है बेचारों का। लेकिन आज वो अमेरिका की राजनीति में बड़े बड़े पदों पर बहुत कम है, मेन पदों पर गोरे लोग हैं। लेकिन अमेरिका जो है ये ब्रिटेन का गुलाम क्यों रहा, क्यों ब्रिटेन का गुलाम बना? यहां पर अंधविश्वास और अशिक्षा बड़ी महत्व। अमेरिका के लोगों ने अपने पूर्वजों से सुना था, अमेरिका के लोगों ने अपने पूर्वजों से सुना था कि हमारे पूर्वज इस धरती पर आएंगे, हमारे पूर्वज इस धरती पर आएंगे, वो पुनर्जन्म लेंगे। जब ब्रिटेन के जहाजों में पहुंचे अमेरिका, तो उन लोगों का अमेरिका के लोगों ने स्वागत किया, और ब्रिटेन के लोग बड़े शातिर थे, और उन्होंने उन्हें शराब और अफीम के नशे का आदी बना दिया, और उनके बड़े बड़े बागानों पर अधिकार स्थापित कर लिया। तो अशिक्षा, अंधविश्वास ये बड़ा महत्वपूर्ण है साहब। क्योंकि अमेरिका के लोगों ने सुना था कि हमारे पूर्वज पुनः जन्म लेंगे, इस धरती पर आएंगे। और जब ब्रिटेन के लोग जहाजों से जब अमेरिका पहुंचे, तो अमेरिका वालों को लगा कि हमारे पूर्वज आ चुके हैं, उनका बड़ा धूमधाम से स्वागत किया गया। और अमेरिका
के जो भोले भाले जो लोग थे, ब्रिटेन के लोगों ने उन्हें अफीम और शराब के आदी बना दिए और उनके बड़े बड़े बागानों पर अधिकार स्थापित कर दिए। इस तरीके से अमेरिका के मूल निवासी बेचारे बेचारे सत्ता से, बागानों से, हर चीजों से क्या हो गए, बाहर हो गए। तो ये भी हमें पता चलता है, औपनिवेशिक इतिहास का भी हमें पता चलता है। ठीक है, इसके बाद है संसदीय इतिहास। इसके बाद है संसदीय इतिहास। संसदीय इतिहास, इसके बाद है संसदीय इतिहास। ये जो कहा है ए जे टोयनबी ने कहा है, टोयनबी ने कहा। टोयनबी का मानना यह है भाई जो इतिहास होता है वो संसदीय इतिहास होता है, संसद का इतिहास होता है, संसद के अनुसार इतिहास चलता है। किसके अनुसार? संसद के अनुसार इतिहास चलता है। संसद का इतिहास होता है, कौन से बिल पारित करती है, किस तरीके से करती है, तो एक संसद का भी इतिहास होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमें पता चलता है संसदीय इतिहास का हमें संसदीय इतिहास का पता चलता है महापरिनिब्बाण सूत्र से। महापरिनिब्बाण सूत्र से पता चलता है हमें मल्लो, हमें पता चलता है मल्लो। जी हाँ, मल्लो के बारे में पता चलता है। जब महात्मा बुद्ध कुशीनगर में, जब महात्मा बुद्ध कुशीनगर में अपने प्राण त्याग रहे थे, जब महात्मा बुद्ध कुशीनगर में अपने प्राण त्याग रहे थे, उस समय महात्मा बुद्ध ने अपने प्रभाव से मल्लो को यह संदेश भिजवाया कि महात्मा बुद्ध प्राण त्याग रहा है, आप आखिरी समय में उनसे मिल सकते हैं। मल्लो की उस समय सभा चल रही थी और मल्लो ने यह निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि जब तक हमारी सभा संसद समाप्त नहीं हो जाती उस समय तक हम नहीं जाएंगे। जब संसद की कार्रवाई समाप्त हो जाती है उस समय मल्लो ने कुशीनगर की तरफ प्रस्थान किया। इससे हमें पता चलता है संसदीय व्यवस्था कितनी मजबूत थी। और जब इतिहास की बात करते हैं तो टोयनबी ने इतिहास को संसदीय इतिहास की संज्ञा दी है इतिहास दर्शन में। जी हाँ, संसदीय इतिहास, एक संसद का इतिहास होता है। ब्रिटेन की संसद का इतिहास है, भारत की संसद का इतिहास है, हर चीज का इतिहास होता है, तो इसे संसदीय इतिहास भी से कहा। अगला है सैनिक इतिहास। अगला है सैनिक इतिहास। सैनिक इतिहास की संज्ञा भी है इसी के लिए, सैनिक इतिहास। सैनिक इतिहास की हम बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं, जो एक सैनिक थे। नेपोलियन बोनापार्ट एक सैनिक थे। इसके बाद हम बात करते हैं हिटलर की बात करते हैं, एक सैनिक थे। परवेज मुशर्रफ की बात भी कर लेते हैं। परवेज मुशर्रफ ये पाकिस्तान का था, लेटेस्ट, ये भी सैनिक था और इन सैनिकों ने सत्ता पर कब्जा स्थापित कर दिया। हाँ, सैनिकों का इतिहास होता है और लास्ट में इन्होंने सत्ता हथिया ली। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी सत्ता हथिया ली। जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट। हिटलर की बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में इसने जर्मनी की ओर से भाग लिया था, घायल हुआ था और इसे सम्मानित भी किया गया था। लेकिन बाद में ये इसको लगा कि अब वक्त आ चुका है तो ये फिर राजनीति में भाग लेना चालू कर दिया। एडोल्फ हिटलर, मेन कैंप, मेरा संघर्ष 1924, तो सारी कहानी इस पुस्तक के अंदर इन्होंने लिखी है। तो सैनिकों का इतिहास होता है, सैनिकों का इतिहास होता है, महान सैनिकों का इतिहास होता है और सैनिकों ने सत्ता किस तरीके से स्थापित की हमें पता चलता है। पुष्यमित्र शुंग का पता चलता है। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक धनानंद की हत्या करके राजगद्दी को किस तरीके से हड़पा, राजगद्दी को किस तरीके से हड़पा है, धनानंद की हत्या करके। जी हाँ, तो सैनिक इतिहास भी होता है।
जी हाँ, ठीक है, इसको हम नहीं ठुकरा सकते। इसके बाद है कॉमनवेल्थ इतिहास। कॉमनवेल्थ इतिहास, आपको पता है ये कॉमनवेल्थ क्या है? ये कॉमनवेल्थ क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ इतिहास का मत किसने दिया है? डॉक्टर जे ए विलियम्स। डॉक्टर जे ए विलियम्स ने एक मत दिया है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ देश वो है, कॉमनवेल्थ देश वो है जो देश ब्रिटेन की अधीनता में रहे हैं, उन्हें कहा जाता है कॉमनवेल्थ। इन कॉमनवेल्थ देशों की संख्या लगभग की बातें कर रहा हूं, 50 के लगभग है। और ये देश वो हैं जो कभी ब्रिटेन की अधीनता में रहते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं जिसमें ये कॉमनवेल्थ देश भाग लेते हैं, और ये कॉमनवेल्थ देश वो हैं जो कभी ब्रिटेन की अधीनता में रहे थे, और भारत भी उस कॉमनवेल्थ देश में शामिल है। जी हाँ, भारत भी शामिल है। तो कॉमनवेल्थ देश जो कभी ब्रिटेन की अधीनता में रहे थे, तो वो देश कॉमनवेल्थ देश है जिनमें भारत भी शामिल है। ठीक है, तो इतिहास को एक कॉमनवेल्थ का इतिहास भी कहा। ठीक है, अगला है, एक है इतिहास जो है विचारों का इतिहास। विचारों का इतिहास, इतिहास जो है विचारों का इतिहास है। और हम बात करते हैं, ये कॉलिंगवुड ने ये बात कही है साहब, कॉलिंगवुड ने ये बात कही है कि भाई जो इतिहास है ना, वो तो साहब विचारों का इतिहास। विचार आते हैं, किताब में लिख देते हैं तो इतिहास हो जाता है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की। और ये थोड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है साहब, ये आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा ये थोड़ा पूछा जाता है। भाई इतिहास को विचारों का इतिहास किसने कहा है? तो ये कॉलिंगवुड ने कहा है। तो सबसे ज्यादा आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ये पॉइंट पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, याद रखना ये बात। जी हाँ, तो कॉमनवेल्थ ये जो कहा है, किसने कहा है विचारों का इतिहास? ये कॉलिंगवुड ने कहा है। किसने कहा है? कॉलिंगवुड ने इसे विचारों का इतिहास कहा है। इतिहास। इसके बाद है इतिहास दर्शन। इतिहास जो है वो दर्शन का है। इतिहास के अंदर इतिहास दर्शन, इतिहास दर्शन का इतिहास। ये कौन कहते हैं? वाल्टेयर कहते हैं। वाल्टेयर जो है ये कहते हैं भाई जो इतिहास है वो तो दर्शन है भाई साहब, दर्शन है, दर्शन शास्त्र से, फिलोसफी से संबंधित है, दर्शन है, उसी का इतिहास। जी हाँ, दर्शन का इतिहास है ये वाल्टेयर। कौन कहते हैं? वाल्टेयर कहते हैं। एक पॉइंट और है। जी हाँ, मानव। हम बात करते हैं स्वतंत्रता तथा मानव प्रगति का इतिहास। मानव स्वतंत्रता तथा मानव प्रगति का इतिहास। प्रगति का इतिहास। यहां पर हम बात करते हैं मानव स्वतंत्रता की बात। मानव स्वतंत्रता, जी हाँ, रूसो ने कहा है मानव स्वतंत्र उत्पन्न होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो जंजीरों में जकड़ता हुआ जाता है। तो इसमें स्वतंत्रता और प्रगति का इतिहास इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। तो इसके अंदर इसे क्या किया गया है? जोड़ा गया। तो मानव स्वतंत्रता तथा मानव प्रगति का इतिहास की यहां पर संज्ञा दी गई है। तो यह संज्ञा दी गई। अगला है विश्व का इतिहास। एक पॉइंट है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास। हम बात करते हैं विश्व का इतिहास है, वर्ल्ड का इतिहास है, प्रथम विश्व युद्ध 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 का इतिहास है, द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास है, द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास है। और हम बात करते हैं यूनेस्को का इतिहास है, यूनेस्को का इतिहास है। हम बात करते हैं यूएनओ का इतिहास है। तो ये क्या है? एक विश्व का इतिहास। ये विश्व की संस्थाएं हैं, ये विश्व लेवल की घटनाएं हैं। प्रथम विश्व जिसमें विश्व के देश शामिल होते हैं, द्वितीय विश्व
और संयुक्त राष्ट्र संघ। जी हाँ, तो ये इतिहास जो है इसे विश्व का इतिहास की संज्ञा भी इसे दी गई है। तो ये विश्व का इतिहास है और हमारे सिलेबस में भी होता है, हमारे सिलेबस के अंदर भी होता है विश्व का इतिहास, तो हमारे सिलेबस के अंदर भी टॉपिक दे रखा है। ठीक है, इसके बाद होता है एक है संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, इसको क्या है जीएन क्लार्क ने कहा है संवैधानिक इतिहास एक संविधान का, किसका, एक संविधान का इतिहास। संविधान के अनुसार एक इतिहास है। जैसे भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, कितने लोगों ने भारत के संविधान में भाग लिया, जी हाँ, कहां कहां से भारत का संविधान लिया गया, तो ये भी तो एक इतिहास है भाई, ये भी तो एक इतिहास है। और इसलिए कहा गया कि संवैधानिक इतिहास, तो ये संविधान का भी क्या है, इतिहास का पार्ट जोड़ रखा है। जी हाँ, तो संविधान का भी इतिहास जोड़ रखा है। जी हाँ, भारत का संविधान, तो इसमें संविधान का भी इतिहास जोड़ रखा है। जी हाँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं संवैधानिक इतिहास हो गया, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, और एक है राजनयिक इतिहास भी है, राजनयिक इतिहास। ठीक है, राजनीतिक इतिहास और राजनायकों का इतिहास है। राजनायिक इतिहास, राजनायिक इतिहास, राजनायिक इतिहास, नायिक इतिहास, राजनायिक इतिहास। ये राजनायिक क्या, हम बात करते हैं नायक, महान लोग, जैसे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद है, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, और राम प्रसाद बिस्मिल है, राम प्रसाद बिस्मिल है, और इसके बाद अशफाक उल्लाह खां है, और हम बात करते हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो ये महान जो भारत की हस्तियां थी, तो इनका भी इतिहास है, राजनयिक इतिहास है। तो इसे राजनायक, राज के नायक, जी हाँ, किसी देश के नायक, महापुरुष, उनका भी एक इतिहास होता है। तो ये राजनयिक इतिहास है, ये राजनयिक इतिहास। तो ये एक इतिहास का क्षेत्र है, और इतिहास का जो क्षेत्र है ये एक बड़ा इसका विस्तृत क्षेत्र है। तो इतिहास का जो क्षेत्र है, तो ये एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र है इतिहास का। इतिहास के अंदर ये सारी चीजें, ये सारे क्षेत्र इतिहास के अंदर समाहित है, स्कोप ऑफ हिस्ट्री। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था इतिहास का क्षेत्र। जी हाँ, बड़ा सिंपल टॉपिक है, बस समझना है, रटना नहीं है, रटोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। बस आपको यहां पर क्या करना है, संवैधानिक इतिहास की संज्ञा किसने दी है, और इतिहास दर्शन की इतिहास को संज्ञा किसने दी है, वाल्टर। बस इन नामों को आपको याद रखना है, आपकी अंदर की कहानी याद हो जाएगी, लेकिन थॉट किसने दिया है, विचारों का इतिहास किसने कहा, इन थॉटों को बस आपको याद, यही एक कठोर सत्य है जो परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। जी हाँ, तो प्रश्न किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, वो चीजें मैं क्लास में साथ साथ आपको बताता हुआ चल रहा हूं कि प्रश्न कैसा पूछा जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक, इतिहास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ हिस्ट्री। और इतिहास दर्शन की जो हमारी क्लास है, संपूर्ण क्लासें हमारी इसी तरीके से चलेंगी, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। जी हाँ, पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि एक भी प्रश्न हमारी क्लासों से बाहर ना जा पाए। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।